Okay, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chemistry. Okay. ठीक है. So we are going to see atoms and molecules. Atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं, कुछ केमिकल लॉज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स के साथ साथ और बहुत सारी नई नई चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So just let's start this chapter. Okay. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लॉज, देखने जा रहे हैं ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जो काम करती है कुछ लॉज पर काम करती है. ठीक है. इसमें 2-3 लॉ होते हैं. हम एक्चुअली यहाँ पर 2 लॉ देखेंगे. फर्स्ट लॉ विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकेंड वन इज द लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब एक्चुअली ये क्या बोलता है लॉ, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. इट मींस जैसे कि आपने क्या लिया है, कुछ रिएक्टेंट लिए हैं. ठीक है. उसके बाद आपने उस पर कुछ रिएक्शन करी. ठीक है. उसके बाद उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ. अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब हुआ, आपने मास कंपेयर करा कि केमिकल रिएक्शन होने के पहले मास और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में मास, तो वो दोनों इक्वल मिले. ठीक है. तो ये हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड सिंपली nor be destroyed. This means that during a chemical reaction, the sum of the masses of the reactants and products remain unchanged. ठीक है. उनका मास में कोई चेंजेस नहीं आती है, उनके मास सेम रहते हैं. ओके. What I mean to say is, हम क्या करते हैं बेसिकली केमिस्ट्री में, हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स. इन रिएक्टेंट्स के ऊपर हम करते हैं रिएक्शन. ठीक है. उसके बाद हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, जिसको हम कहते हैं कि हमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग हुई है. ठीक है. कुछ नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है. हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने आपस में रिएक्शन करी. ठीक है. और फिर उनसे बने न्यू प्रोडक्ट. ठीक है. न्यू हम सिंपली लिख देते हैं आर से बन रहा है पी. ठीक है. आर से बन रहा है हमारा कैपिटल आर से, यहाँ पर बन रहा है 3. ओके. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर हम एक रिएक्शन नॉर्मली देखते हैं A प्लस बी, दैट गिव्स ए और बी रिएजेंट है आपके, उन्होंने आपस में रिएक्शन करी और आपको प्रोडक्ट दिए C प्लस डी. ठीक है. अब आपने क्या करा, जब A का मास था आपका, ठीक है, A का कुछ मास होगा, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 ग्राम. ठीक है. B का कुछ मास होगा, वो हम ले लेते हैं 20 ग्राम. तो A क्या करता है, 20 ग्राम B से रिएक्ट करता है और कुछ यहाँ पर बनता है C और D. ठीक है. C और D का कुछ मास है. तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि C और D कुछ बने होंगे, जैसे कि C जब बना तो हम मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं अभी, तो C बना 15 और D भी बना 15. तो ये कुछ रिएक्शन हुई. अब हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये कहता है कि रिएक्टेंट का जो मास है, जैसे कि 10 प्लस 20 आपका 30, वही मास होगा आफ्टर द रिएक्शन. ठीक है. 15 प्लस 15. तो न तो मास को आप इंक्रीज कर सकते हो, न ही मास को डिक्रीज कर सकते हो. ठीक है. टोटल मास जो रहता है बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, वो कांस्टेंट रहता है सिंपली. ओके. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका. ओके. एक एक्टिविटी करते हैं, एग्जांपल भी देखते हैं साथ में. सबसे पहले हमने क्या करा, टेक सम सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क. तो ये जो आपको एक फ्लास्क दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क. ओके. अब इनमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ इग्निशन ट्यूब. तो इग्निशन ट्यूब क्या होती है आपकी, ये जो आपको छोटी सी एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है. ठीक है. ये जो टेस्ट ट्यूब होती है, ये बहुत अगर छोटी होती है
तो इसको बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ट्यूब क्या करती है, एक्चुअली ब्रेक हो जाती है सिंपली। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो होती है वो आपकी ब्रेक नहीं होती है, इग्निशन ट्यूब एक्चुअली छोटी होती है। दोनों मतलब कि ऐसी ट्यूब शेप होती है सिंपली। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले लिया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ले लिया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो ये सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, ये वाटर की जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आपका हो गया सोडियम सल्फेट। ओके, अब ये जो इग्निशन ट्यूब है इसमें हमने लिया BaCl2 का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने करा हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय अ थ्रेड। तो हमने थ्रेड से इग्निशन ट्यूब को इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख दिया। देन आफ्टर दैट वी पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। तो हमने क्या करा, इसके बाद यहाँ ऊपर एक फ्लास्क लगा दिया ताकि अगर कोई भी गैस अगर रिलीज हो रही है तो वो गैस बाहर ना निकले और उसका वेट हम ताकि प्रॉपर मेजर कर पाए। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट द मास ऑफ फ्लास्क ऑन द बैलेंस। ठीक है, हमने पहले जब ये सॉल्यूशन ले लिए दोनों हमने, तब इसका मास नोट करा कि ये था 300.23 ग्राम सिंपली। ठीक है, कोई क्वांटिटी फिक्स हमने ले ली होगी कुछ सोडियम सल्फाइड की और सोडियम सल्फेट की और इसकी। ठीक है, तो वो आ रही थी 300 ग्राम। फिर हमने इसको क्या करा, देन वी टिल्ट द फ्लास्क, हमने उसको टिल्ट करा। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा शेक कर लिया। उसके बाद क्या हो गया कि आपस में रिएक्शन हो गई, जैसे ही आप दोनों इन दोनों को मिक्स हमने करा उसमें रिएक्शन हो गई, a chemical reaction take place and sodium chloride and barium sulfate are formed। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन हो गया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का। फिर हमने क्या करा, देन अगेन हमने वेट जो वेइंग मशीन थी उसके ऊपर हम ले गए और हमने वापस से इसका मास निकाला। ठीक है, हमने इसको वेट करा तो हमें एक्चुअली जो मास मिला वो सेम मिला। ठीक है, जो वेट आ रहा था दैट इज सेम 300.23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है। इट विल बी सीन दैट द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। तो दोनों का मास जो होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स टोटल रिएक्टेंट जितने हुए होंगे उनका मास जितना होगा वो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल मास दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल। ओके, नाउ आई नीड यू टू राइट। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही है आप इसको ट्राई करो। ठीक है, आपको पता है प्रोडक्ट्स आपके क्या बन रहे हैं और चैट बॉक्स में मुझे आप बताओ कि व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट। आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसकी। ओके, वेरी गुड। ओके, श्योर जय। अब इग्निशन ट्यूब क्या है, इग्निशन ट्यूब को क्या कर सकते हो आप, अगर जैसे कि उसमें आपने कुछ केमिकल इग्निशन ट्यूब के अंदर डाला और उसको आप हीट कर सकते हो डायरेक्टली ऑन अ फ्लेम। ठीक है, उसको हीट देने के लिए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, जो टेम्परेचर मतलब कि इग्निशन ट्यूब के अंदर है जो आपका सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं इग्निशन ट्यूब। यहाँ पर हमने इग्निशन ट्यूब इसलिए यूज करी है ताकि ये सॉल्यूशन जो दो हैं वो आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अभी ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं यहाँ पर अलग अलग हैं, ये मिक्स नहीं हुए हैं। मिक्स नहीं हुए हैं इट मीन्स इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है जय। अब जब हमने बाद में इसको, आप देख सकते हो कि जब हमने इसको एक्चुअली थोड़ा सा शेक करा या फिर टिल्ट करा तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। और सिंपली बस यही करना था, तो दैट इज द यूज ऑफ इग्निशन टूल। ओके, वेरी गुड।
ठीक है, मन इज सेइंग BaCl2 प्लस Na2SO4 दैट गिव्स बेरियम सल्फेट। मन एक और चीज रिमेनिंग है, राइट दैट, ओके, दिया रिएक्टेंट बेरियम क्लोराइड एंड Na2SO4 प्रोडक्ट है आपका NaCl एंड बेरियम सल्फेट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये ओके, ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रही है, आई होप आपने पढ़ी होगी। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। चलो ठीक है, केमिकल। ओके ओके, ठीक है, हम ये आगे देखेंगे, ये एक टॉपिक आएगा शायद, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, वो आपके 10th में है, तो वी विल सी लेटर ऑन। अभी हम चीजें देखते हैं कि बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, आप नाम सुन लो आज। सबसे पहले होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट में होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन होती है। डिस्टिलेशन होती है, बहुत सारे अलग प्रोसेस भी होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे बाद में। ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। सेकेंड लॉ जो हम देख रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट ये है, इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द कंपाउंड, in a chemical compound, the elements are always present in a definite proportion by mass। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि आपका बना है वाटर H2O। अब जो आपका H2O बना हुआ है उसमें होंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे इस रेशियो में 2:16 या फिर 1:8 बाय मास, तभी ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, एक फिक्स रेशियो में ही ये आपस में रिएक्ट होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो हम 1 लेते हैं, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हम लेते हैं 16, एक ऑक्सीजन का 16 सिंपली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन थे और 16 एक रेशियो बनाते हैं टोटल हाइड्रोजन वर्सेस टोटल ऑक्सीजन। तो एक फिक्स रेशियो जब होगा तभी ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, नाउ इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, ठीक है, अगर 9 ग्राम का अगर वाटर है उसको आप हीट करते हो तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, वापस से हाइड्रोजन बन जाती है और ऑक्सीजन बन जाती है। तो हमें मिलती है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सिंपली। ठीक है, तो ये है हमारा एक्चुअली एक प्रोसेस है। तो क्या एक प्रपोर्शन की बात हुई है। प्रपोर्शन मतलब होता है बच्चों आपका रेशियो। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, तो जो भी कंपाउंड बन रहे हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। ओके, चलो ठीक है। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं NH3। ओके, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? 7। ओके, 7 तो उसका बच्चों एटॉमिक नंबर होता है, तो 14 उसका होता है 14। मास। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन का मास कितना होता है अभी बताया था? 1 2 1 होता है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है टोटल? 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 लिख 3। देते हैं हम, टोटल 3। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14 दिख रहा है। ठीक है, और साथ में हमको दिख रहा है 14:3। ठीक है, तो इस रेशियो में जब भी ये कंबाइन होंगे, ठीक है, 14:3, तभी आपका NH3 मॉलिक्यूल बनेगा। NH3 मॉलिक्यूल आपका बनेगा सिंपली। ओके, अब एक और चीज हम देखते हैं, उल्टा भी देख लेते हैं कि जैसे कि आपका है NH3। ठीक है, NH3 से जो है आपका बनता है वो बनता है आपका N प्लस H3। ठीक है, H3 बनता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है,
तो पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं कि यहाँ पर है एक नाइट्रोजन, यहाँ पर भी है एक नाइट्रोजन, यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन। ओके, अब लेकिन हमको पता है कि नाइट्रोजन का सिंगल एटम नहीं होता है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होता है, H2 की फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन जो होती है H3 नहीं होती है, हाइड्रोजन H2 होती है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो 2 और 3 का, तो एलसीएम 2 और 3 का 6 कुछ एलसीएम आता है, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या कर देते हैं, हर टर्म को 6 बना देंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हाइड्रोजन सिंपली, ठीक है। 6 हाइड्रोजन ये हो जाएगा यहाँ पर, और इस साइड हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस साइड पे टोटल हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है। ओके, तो ये सिंपल सा एक कुछ एक मतलब कि मास के रेशियो में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये रेशियो हमेशा याद रखना, इट इज अ रेशियो बाय मास, ठीक है। मास का रेशियो होता है, ऐसा नहीं होता है H2O में आप 2:1 कर दो, नहीं, वो तो एटम का रेशियो होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर NH3 जो है, अगर उसका आप एटम्स का रेशियो पूछोगे तो वो हो जाएगा 1:3, लेकिन जो मास से आप करोगे वो हो जाएगा आपका लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन, ठीक है, सिंपली। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। ओके, अगर आपको दिया जाता है 28, ओके वेट, अगर आपके पास है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना मास होगा N2 का, और हाइड्रोजन का कितना मास होगा। इन दोनों का मास आपको फाइंड करके मुझे बताना है। थोड़ा सा आप कोशिश करो, ट्राई करो। अभी हमने जो 2 चीजें देखी थी, ठीक है, पहला लॉ देखा था और सेकंड लॉ देखा था, उन दोनों को आपको यूज करना है और आपको बताना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास कितना होगा। ओके, यस, okay, very good, Kanish is right. Okay, Ketan, try more. Very good, Jay. Very good, Ketan. Okay, Jay, try more. Okay, N2H6. Okay, very good, Darshan. Hydrogen will be 6. Okay, 34 gram. Yes, दिया। Combined mass is 34. अब सिंगल नाइट्रोजन जो N2 होगा आपको, उसका क्या मास होगा, और हाइड्रोजन का टोटल मास कितना होगा। ये N2 है आपका, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, H2 लिख देता हूँ यहाँ पर। इनका मास कितना होगा। ओके, चलो ठीक है, अब हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। आधे बच्चों को नहीं आ रहा है, ओके, जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर देखो ध्यान से। ओके, जब हमने यहाँ पर ऊपर देखा था, ठीक है, जो NH3 हमने लिया था यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर कुछ रेशियो था 14:3। तो सिंपली जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, हाइड्रोजन का जो H3 दिख रहा है वो है आपका 3, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 14 + 3, NH3 का कितना हो गया, 17, तो ये हो गया 17। ओके, 17 के बाद आपको यहाँ पर आगे दिख रहा होगा कुछ कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 34 आ गया,
यहाँ पर क्या आ गया 34। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर N2 जो है, ठीक है, N2 जो होगा उसका मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये नाइट्रोजन हो जाएगी आपकी 28 ग्राम। हाइड्रोजन जो है आपको यहाँ पर एक बार आपने जब बैलेंस कर ली रिएक्शन, उसके बाद आपको इसका मास मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6। तो हाइड्रोजन हो जाएगी आपकी 6 ग्राम। समझ में आया? जिनको नहीं आया जस्ट रेज योर हैंड। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर। ओके ठीक है, ओके। क्वेश्चन समझ में आया पहले, सबसे पहले? Yes, sir. ओके। अब मैंने एक्चुअली ये कहा आपको कि 34 ग्राम का अमोनिया मुझे मेरे पास है, ठीक है, 34 ग्राम का अमोनिया है। आपको ये बताना था कि नाइट्रोजन कितने ग्राम की होगी और हाइड्रोजन कितने ग्राम की होगी आफ्टर रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन उल्टी हो रही है तो। ओके, तो हमने जब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर हमको पता है कि एक प्रपोर्शन में NH3 फॉर्म हुआ है बाय मास, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 है, टोटल हमने करा है यहाँ पर होता है 17। आपको गिवन मास कितना है 34, ठीक है, 34 दिख रहा है, तो 34 कैसे हो सकता है, तो आपने मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 वो हो जाएगा आपका 34। ओके, अब यहाँ पर आपने ये इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है ऑलरेडी ऊपर, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा सिंपली आपका N2। एक अगर नाइट्रोजन होता है तो उसका मास होता है 40, आपके पास यहाँ 2 नाइट्रोजन है, N2 लिखा हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा तो 28 ग्राम। फिर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो एक हाइड्रोजन का मास होता है वो होता है बच्चों आपका 1, और टोटल हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा सिंपली 6 ग्राम। अब समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। ओके, आपका H2O है, ठीक है, अब यहाँ से बनता है H2 प्लस O2 बनता है हाफ बनता है। चलो मैं इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूँ ऑलरेडी, तो कैसे करता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पर भी लिख देता हूँ 2, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको दे रखी है। अब मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर कंपाउंड का जो मास है वो 9 ग्राम है, ठीक है, 9 ग्राम मास आपको गिवन है। आपको बताना है हाइड्रोजन का मास क्या होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होगा। Okay, good Aneri, मन try more. ओके, अगर जैसे ऑक्सीजन का मास ज्यादा आ रहा है तो मतलब कि आपको उसको जैसे कि आप हम कम क्वांटिटी में उसको लिया होगा। ओके दर्शन, ट्राई मोर, इशरत, ट्राई मोर, 6 और 3 इज नॉट राइट। देवाशीष, ओके, देवाशीष जैसे कि आपने लिखा है हाइड्रोजन को लिख रखा है आपने 9 ग्राम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 हाइड्रोजन जो होती है वो 1 के बराबर होती है, तो 2 हाइड्रोजन 2 के बराबर होगी, वो कभी भी 9 के बराबर नहीं हो सकती। ओके, 2 हाइड्रोजन इज 2 ग्राम, ऑक्सीजन इज 7 ग्राम। नहीं बच्चे नहीं, चलो ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ
ठीक है, धीरे धीरे हम और प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके ठीक है, पहले इस इक्वेशन को और मैं सिंपल ही लिख देता हूँ चलो आपके लिए। H2O जो दे रखा है, H2O से बन रहा है आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन ये जो बन रही है ये आधी बन रही है। ठीक है, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर दिया, सिंपली 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, सिंपली डिवाइड बाय 2। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ इनका मास कितना हो रहा है। ओके, H2O का मास कितना आ रहा है, टोटल मास ऑफ H2O, एटॉमिक मास कितना, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना हो रहा है, 18। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2 प्लस सिंपली 16, तो ये मैं टोटल यहाँ पर 18 लिख देता हूँ। ओके 18 ग्राम। ठीक है, मैंने ग्राम में ही लिख देता हूँ ताकि मुझे अच्छा लग रहा है, ग्राम अच्छा लगता है तो ग्राम लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि उसके बाद में देखता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर H2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास 2 ग्राम, 18 ग्राम से बनती है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. 16. सिक्सटीन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, ये है आपका O2। ठीक है, O2 को हाफ करा था हमने। ओके, ऑक्सीजन का होता है 16 ये, लेकिन यहाँ पर O2 है और O2 का होता है 32 का आगे आप करोगे हाफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करना है, 32 को आप 1/2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सिंपली आपका 16। अब इसका मतलब क्या होता है ये आप समझो यहाँ पर कि 18 ग्राम जो है आपका, 18 ग्राम से अगर आप वाटर को अगर उससे अगर हाइड्रोजन बन रही है तो 2 ग्राम की हाइड्रोजन बनेगी और 16 ग्राम की ऑक्सीजन बनेगी। अब मैंने क्वेश्चन आपको ये पूछा था अगर 9 ग्राम का अगर वाटर है, तो अब मुझे आप देख के बताओ कि यहाँ से हाइड्रोजन कितना बनेगा और वाटर कितनी बनेगी, सॉरी ऑक्सीजन कितना बनेगा, अब तो बता सकते हो। Yes, sir. Oxygen 8, water, hydrogen 1. Hydrogen 1, oxygen 8. Hydrogen 1, oxygen 8. ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या करा, मास को अगर आधा करा तो आपका ये जो 18 से 9 हो गया, तो आपको वो सिंपली हाइड्रोजन को भी आधा कर देना था, ऑक्सीजन को भी सिंपली आधा कर देना था, तो आपका आंसर हो जाता कि अगर आप 9 ग्राम ऑफ वाटर से अगर हाइड्रोजन बनाओगे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये रेशियो फिक्स होता है बच्चों की, ये आप आंसर निकाल पा रहे हो, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की वजह से। यस बच्चे। सर 16 और 2 रॉन्ग है क्या फिर? ओके, 16 और 2 जो है वो रॉन्ग है बच्चे। ठीक है, मैंने एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग वो मैंने पूछा था ना कि 9 ग्राम का अगर वाटर है तो उससे हाइड्रोजन कितनी बनेगी और ऑक्सीजन कितनी बनेगी। ठीक है, अगर 18 ग्राम पूछता तो 18 ग्राम में वो सही होता। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, हम अभी और थोड़ा थोड़ा जब ये चैप्टर एंड करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने जो प्रोपोर्शन वाला, Excuse me, sir. यस Sir, why we take the 1/2 of O2? ओके, हम हाफ ऑफ O2 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे कि हमने ये इसको इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बना लिया है, अगर यहाँ पर आप 2 कर देते, ठीक है, तो भी ये सॉल्व हो जाता। अगर जैसे ही हम अगर यहाँ पर 2 ग्राम ले लेते तो हमको पता है कि 1 मॉलिक्यूल में जो होता है वो 18 होता है, अगर 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 हो जाएगा।
36 ग्राम से आपको मिलेगी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और फिर मिलेगी आपको 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने एक्चुअली क्या करा कि आपको आंसर इजी लाने के लिए मैंने H2O करा था, ठीक है, डबल से नहीं करा, मैंने उसको हाफ कर दिया और फिर कर दिया सिंपली। आप कैसे भी कर सकते थे, तो 36 से 9 भी आप कर सकते थे, जैसे कि 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता, 36 को अगर मैं यहाँ से अगर आंसर मुझे लाना पड़ता कि यहाँ से लाना है मेरे को 9 ग्राम, तो मैं 36 को 4 से डिवाइड कर देता, तो इस पूरी इक्वेशन को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ता। तो 4 से जब मैंने डिवाइड करा 4 को तो 1 आ गया, 32 को जब 4 से डिवाइड करा तो 8 आ गया, तो आंसर तो आपको वैसे भी मिल जाता। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने ये करा। ठीक है, ओके तन्वी, बैलेंस कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, रेशियो देख रहे हैं कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, जैसे कि आपका सी, ओके, जैसे कि एग्जाम्पल और करते हैं हम, जैसे सी, ठीक है, आपका कार्बन है C+O2, मुझे बताओ ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? CO2. अब यहाँ पर कार्बन का मास कितना होता है? 12. ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है? कार्बन 16. डाइऑक्साइड 16. ठीक है, 32. ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर 32. दो ऑक्सीजन है, कितना हो 32. जाएगा? 32. ओके, अब CO2 का मास मुझे बता सकते हो डायरेक्टली कितना होगा, विदाउट बिना कैलकुलेट करे? 44. 44। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मतलब कि CO2 बन रही है तो एक फिक्स रेशियो में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तो वो रेशियो क्या होगा, तो 12 को आप डिवाइड कर दो 32 से, तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। तो इसको और अपन क्या करते हैं, स्मॉल, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6:16। इसको वापस हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3:8। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो स्मॉलेस्ट रेशियो है ना, कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो CO2 हो गया, वो हो गया, वाटर हो गया, और कौन सा लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, नियॉन, कौन सा? सोडियम। ओके, कंपाउंड एक कंपाउंड हम एग्जांपल लेते हैं, NaCl. NaCl। अब यहाँ पर Na+Cl कंबाइन होता है तो हमारे पास बनता है NaCl। ओके, अब Na का एटॉमिक मास कितना होता है? 22. 23. ओके, हम ले लेते हैं 23 होता है सोडियम का मास, ठीक है, इतना ही होता है 23। ओके, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5. ये होता है अराउंड 35। 35.5. अब मुझे ये बताओ, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो NaCl का मास कितना होगा? 58. 58. ओके, तो पहला लॉ जो है हमारा वो ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उन दोनों का मास सेम होगा, तो यहाँ पर ये दोनों मास सेम है। ओके, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि ये दोनों क्या करते हैं, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जो रेशियो है, मास का रेशियो है 23:35।
तो मतलब सोडियम इस रेशियो में कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ टू गिव यू अ प्रोडक्ट कॉल्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड सिंपली। ठीक है, ये दोनों लॉ मैंने आपको कंबाइन ही बता दिया NaCl के अंदर। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी सम मोर, आगे क्या है इस चैप्टर में। ओके चलो एक काम करो, पहले मैं मीटिंग वापस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आई एम टेकिंग अ 2 मिनट ब्रेक, आप वापस आ जाओ तब तक। ठीक है, मैं पानी आनी पी के आता हूँ। 2 मिनट के बाद सर आप जब ज्वाइन करने के बाद ग्रुप पे ऊपर मैसेज लीव कर देना। ओके फाइन, ठीक है, मैं जैसे स्टार्ट करूंगा, सिर्फ आपके पास 2 मिनट है, आप घड़ी देख लो, मैं अभी 1 मिनट के बाद ही स्टार्ट कर दूंगा। सर अभी लीव करें। ओके मैं एक्चुअली अभी बंद कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पानी आनी पी के आता हूँ, मेरा गला सूख गया है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, आई एम कमिंग बैक एट 3:45। ओके आई विल मैसेज इन द ग्रुप्स सेम।